एवरीवन, वेलकम टू हर्षा की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 8 साइंस, कंबशन एंड फ्लेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। तो फ्यूल जो है वो हमें आज की डेट में हर जगह उसकी नीड होती है, चाहे वो हमारे घर हों, घरों में हम जो कुकिंग करते हैं वो फ्यूल की हेल्प से करते हैं, है ना। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल की ज़रूरत होती है। ऑटोमोबाइल्स यानी व्हीकल्स, कार, बसेस, ट्रक्स, ये सारे जो जितने भी व्हीकल्स होते हैं किसकी हेल्प से चलते हैं? फ्यूल की हेल्प से चलते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जलता है, और जब वो जलता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन जो है वो किसकी तरह वर्क करता है? फ्यूल की तरह वर्क करता है। क्यों कहते हैं ऑक्सीजन को फ्यूल? क्योंकि जब हम रेस्पायर करते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, बिकॉज वी इनहेल ऑक्सीजन। और हमारी बॉडी में जो खाना हमने खाया होता है उसको जलाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन ही यूज़ में आता है। ऑक्सीजन अगर नहीं पहुँचेगा तो हमारी बॉडी में जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, और जब टूटेगा नहीं तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, मीन्स हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो फ्यूल हमारी बॉडी के लिए क्या है? ऑक्सीजन है, बिकॉज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है और हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी। ओके, so name a few fuels that we used in trade and industries. What fuels are used in running automobiles? ऑटोमोबाइल्स रन करने के लिए कौन कौन से फ्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं? जैसे कि पेट्रोल, डीजल, है ना, सीएनजी आज की डेट में यूज़ होता है, या फिर इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि चारकोल यूज़ किया जाता है, कोल यूज़ किया जाता है, और हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर्स का यूज़ किया जाता है फ्यूल की तरह, राइट। गाय के गोबर से बनते हैं कंडे, जिसको बोलते हैं, कई जगह पर इन्हें उपला बोला जाता है, उपले। कंडों का इस्तेमाल किया जाता था विलेजेस में, आज की डेट में भी कई जगह इस्तेमाल होते हैं। वुड, लकड़ी, कोयला, चारकोल, पेट्रोल, डीजल और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? सो दोनों ही चीज़ें जल रही हैं, कैंडल को भी हमने जलाया और कोल को भी जलाया। डिफरेंस क्या है दोनों में? कोल जब बर्न करता है तो कोल में फ्लेम नहीं होती है। कोल क्या होता है? पूरी तरीके से जलता रहेगा और वो हीट प्रोड्यूस करेगा, बट कोल फ्लेम के साथ नहीं जलेगा। उसी जगह कैंडल है, कैंडल में क्या होता है? फ्लेम ऐसे लॉस ही बन जाती। तो ये डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस किस वजह से है वो हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे। सो व्हाट इज़ कंबशन? कंबशन होता क्या है? Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7. मैग्नीशियम रिबन की एक एक्टिविटी हम कई बार देख चुके हैं। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि एयर में होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की हेल्प से ही कोई भी चीज़ जलती है। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन जलता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। क्यों मैग्नीशियम ऑक्साइड बना? बिकॉज मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, दैट इज़ वाई क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। और जब ये प्रोसेस होता है, ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है, तो क्या निकलता है? हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। जब कोल या चारकोल को जब आप बर्न करते हैं तो वो भी इसी तरीके से कुछ दिखता है, और वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे यहाँ पे कौन सा ऑक्साइड बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्यों? क्योंकि चारकोल, कोल, ये सब किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं, और जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हीट निकलती है और लाइट निकलती है। तो ये दोनों चीज़ें तो मैंडेटरी हैं। जब कोई चीज़ जलती है तो हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है। सो अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव आउट हीट इज कॉल्ड कंबशन। तो वो प्रोसेस, वो केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन में जब हीट प्रोड्यूस होती है तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंबशन। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। ऐसा सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है जिसकी वजह से कंबशन होता है, जो जलता है, ये जो सब्सटेंस होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूल। एनीथिंग विच इज़ केपेबल ऑफ combusting, which is capable of burning, is known as fuel. The fuel may be solid, liquid और gas। अब ये फ्यूल किसी भी फॉर्म में, किसी भी स्टेट में अवेलेबल होता है। गैस के फॉर्म में भी होता है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। लाइक लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG जो सिलेंडर्स में हमारे घरों में होती है, वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। इसी तरीके से कोल है, वो क्या है? सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। तो कभी कभी कंबशन, जब कोई चीज़ जलती है तो लाइट भी प्रोड्यूस होती है। पहले ही सेइंग दैट इन आवर बॉडी फूड इज ब्रेकिंग डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। ये अभी जैसे हमने बात करी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि ऑक्सीजन के हेल्प से ही हमारी बॉडी में जो खाना है वो बर्न होता है, वो टूटता है। और जब ये प्रोसेस टेक प्लेस होता है हमारी बॉडी के अंदर तो हीट प्रोड्यूस होती है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अच्छा, इस एक्टिविटी में कुछ मटेरियल्स गिवन हैं। इनको मटेरियल्स लाइक मैच स्टिक्स, स्ट्रॉ, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस, ग्लास, ये सारे मटेरियल्स हैं और ये बताना है कि इनमें से कौन से कंबस्टिबल हैं और कौन से नॉन कंबस्टिबल, मतलब कौन से जल सकते हैं और कौन से नहीं जल सकते हैं। इन एक्टिविटी 6.2 सी यहाँ पे एक कैंडल जल रही है और कैंडल को 3 अलग अलग सिचुएशंस में ऑब्जर्व करना है। एक बार इसके ऊपर एक ग्लास का सिलेंडर रख देना है, कवर कर देना है ग्लास के सिलेंडर से, लेकिन नीचे से भी स्पेस है और ऊपर से भी ये ओपन है, राइट। तो नीचे से क्या हो रहा है कि हवा पास हो रही है। जब हवा अंदर जा रही है तो कैंडल को रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये कैंडल आराम से जल रही है। इन सिचुएशन नंबर 2 नीचे से देखिए, इसको बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है। अब यहाँ से जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो कट हो गया, बट थोड़ा बहुत ऑक्सीजन जो है इसको ऊपर से मिल रहा है। तो इस वजह से कैंडल की जो लॉ है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी जिगजैग हो गई है। इसको कहते हैं मतलब झिलमिला सी रही है, बहुत अच्छी तरीके से नहीं जल पा रही है। लेकिन सिचुएशन नंबर 3 में देखिए, नीचे से भी क्लोज्ड है और ऊपर से भी क्लोज्ड है, तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल ही कट गई, बिल्कुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है इस केस में, इसलिए कैंडल पूरी तरह से बुझ गई है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आता है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में कोई भी चीज़ जल नहीं सकती। नाउ बूझो इज़ आस्किंग दैट सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। सन भी हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, तो क्या इस प्रोसेस को कंबशन कहेंगे? तो ये जो सन के केस में होता है ये न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से होता है। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, उसमें आपको डिटेल में समझा दूंगी। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैचेस फायर द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। जब कभी किसी पर्सन को आग लग जाती है, आग पकड़ लेते हैं, तो क्या कहा जाता है कि जल्दी से उस पर्सन को ब्लैंकेट से ढक दो। ब्लैंकेट से ढकने से क्या होता है कि एयर का जो सप्लाई है वो कट हो जाता है, ठीक है, और जो आग है वो बुझने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? हाउ डज इट बर्न? कोई मैच स्टिक अपने आप जल सकती है? माचिस की तीली रखी हुई है, क्या वो अपने आप जल सकती है? वो कैसे जलती है? यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? कोई पेपर है, अगर आप माचिस की तीली उसके पास आप लेकर के जाते हैं तो फटाफट से कागज़ में आग पकड़ लेती है। सिमिलरली यही चीज़ आप एक लॉग ऑफ वुड के साथ करिए। लकड़ी है, लकड़ी को अगर आप माचिस की तीली उसको दिखाते हैं तो क्या उतनी जल्दी आग पकड़ती है लकड़ी जितनी जल्दी पेपर ने पकड़ी थी? तो इस बात से हमें ये समझ में आता है कि हर एक चीज़ जो कि कंबस्टिबल होती है ज़रूरी नहीं वो एक ही टेम्परेचर पे जले। इसका मतलब ये है कि जैसे पेपर ने बहुत जल्दी आग पकड़ ली, लकड़ी ने उतनी जल्दी आग नहीं पकड़ी।
उसी जगह अगर आप पेट्रोल या केरोसिन की बात करें तो ये पेपर से भी जल्दी आग पकड़ सकते हैं, दीज आर हाईली इन्फ्लेमेबल। तो ये सब कैसे होता है, ये सब बातें डिपेंड करती हैं कि किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर क्या है। इग्निशन टेम्परेचर वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है विच इज़ मेंशन्ड हियर। इग्निशन टेम्परेचर इज द लोवेस्ट टेम्परेचर, वो न्यूनतम तापमान जिसे कहते हैं ना, वो सबसे कम टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ कैच करती है फायर, आग को पकड़ती है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो पेपर के केस में इग्निशन टेम्परेचर कम था तो उसने जल्दी आग पकड़ लिया। लकड़ी ने इग्निशन टेम्परेचर लकड़ी का ज़्यादा है तो वो कुछ टाइम के बाद आग पकड़ेगी, उसके लिए पेपर या केरोसिन ऑयल की हेल्प लेनी पड़ेगी लकड़ी को जलाने के लिए। सो वी कैन से दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो अलग अलग जो चीज़ें हैं वो अलग अलग टेम्परेचर्स पे आग पकड़ती हैं। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर। जब बहुत गर्मी होती है तो जंगलों में क्या होता है, जो घास सूखी होती है वो अपने आप आग पकड़ लेती है। कैसे? क्योंकि सन की जो गर्मी, जो हीट मिल रही होती है ग्रास को, तो वो जलने लगती है और इस वजह से धीरे धीरे वो आग पूरे जंगल में फैल जाती है। कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। तो मैच स्टिक अपने आप फायर क्यों नहीं कैच करती है रूम टेम्परेचर पे, जबकि मैच स्टिक तो जलती है, फिर वो अपने आप क्यों नहीं जलने लगती? क्यों? क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत लो है, बहुत कम है। अच्छा, आप थोड़ी सी हिस्ट्री मैच स्टिक की जान लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। More than 5,000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt. तो बहुत पहले किस तरीके से मैच स्टिक बनाई जाती थी? सल्फ़र में डिप करके। किसको? पाइन वुड, जो पाइन के ट्रीज़ होते थे उनकी लकड़ियों को सल्फ़र में डिप करके इस्तेमाल किया जाता था एंशिएंट इजिप्ट में। द मॉडर्न सेफ्टी मैचेस वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो। और जो मॉडर्न मैच स्टिक्स बनी थी वो कुछ 200 साल पहले ही बनी थी। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राईसल्फाइड। एंटीमनी ट्राईसल्फाइड एक कंपाउंड है और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है? Sb2S3, एंटीमनी ट्राईसल्फाइड। पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? KClO3, KClO3। और वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस मीन्स P4, इसको टेट्रा फॉस्फोरस भी कहते हैं। तो इन तीन चीज़ों का मिक्सचर है ना, किसका किसका? एंटीमनी ट्राईसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस। इन तीनों का मिक्सचर वुड के ऊपर लकड़ी की डंडी में ग्लू और स्टार्च की हेल्प से चिपका दिया जाता था। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर। तो जब इस मैच स्टिक को रफ सरफेस पे, आपने माचिस की जो डिब्बी देखी उसमें साइड्स पे रफ सरफेस होता है ना, तो उस रफ सरफेस पे जब इस माचिस की तीलों को स्ट्राइक किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो हीट प्रोड्यूस होती है और फटाफट से इसमें जो केमिकल्स लगे हुए हैं मैच स्टिक के हेड पे, वो अपने आप जलने लगते हैं। However, white phosphorus proved to be dangerous. White phosphorus बहुत डेंजरस होता था उन वर्कर्स के लिए जो कि मैच स्टिक बनाते थे। क्यों? क्योंकि वाइट फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इतना रिएक्टिव होता है कि वो बहुत कम टेम्परेचर में ही एयर के कांटेक्ट में आते ही जलने लगता है। वैसे भी फॉस्फोरस जो एलिमेंट है वो हाईली रिएक्टिव होता है, उसको एयर के कांटेक्ट से दूर रखा जाता है। उसको आप खुला ओपन एयर में नहीं रख सकते फॉस्फोरस को, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आते ही जलने लगता है। वाइट फॉस्फोरस की जगह आज की डेट में रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। जो मैच स्टिक की हेड है उसमें सिर्फ दो ही चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, एंटीमनी ट्राईसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। और जो रबिंग सरफेस होता है मैच बॉक्स पर, मैच बॉक्स की साइड्स में जो रबिंग सरफेस है वहाँ पे रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है पाउडर्ड ग्लास के साथ। और जब इस मैच स्टिक को उस रबिंग सरफेस पे स्ट्राइक किया जाता है तो ये रेड फॉस्फोरस और पोटेशियम क्लोरेट मिलकर के हीट प्रोड्यूस करते हैं और जो एंटीमनी ट्राईसल्फाइड है वो जलने लगता है, कंबशन स्टार्ट हो जाता है। So we find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. So confuse नहीं होना है, सिंपल सी बात है कि इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू करता है।
तो कंबस्टिबल सब्सटेंस कभी भी नहीं जलेगा जब तक कि उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम होगा। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट द रूम टेम्परेचर। तो इसी वजह से केरोसिन ऑयल और वुड अपने आप नहीं जलते रूम टेम्परेचर पे। जैसे ही केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर देंगे, उसका टेम्परेचर जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा वो आग पकड़ लेगा। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल, लेकिन अगर वुड को थोड़ा सा गर्म किया जाए, हीट किया जाए, तो वुड फायर कैच नहीं करेगा। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन दैट ऑफ वुड? येस, वुड से केरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम है। यही रीज़न है कि केरोसिन ऑयल जल्दी से आग पकड़ लेता है और वुड को समय लगता है आग पकड़ने में। सो द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, ऐसे सब्सटेंसेज जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत कम होता है, एंड कैन ईजिली कैच फायर, और जो बहुत ईजिली फायर पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं विद अ फ्लेम। उनके पास बस एक फ्लेम के जाने की ज़रूरत होती है, सिर्फ एक फ्लेम से ही वो पूरा का पूरा सब्सटेंस इमीडिएटली जलने लग जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो ऑयल टैंकर्स होते हैं रोड पे, आपने ऑयल टैंकर्स देखे होंगे जिसमें लिखा होता है हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड। हाईली इनफ्लेमेबल का क्या मतलब है कि इसके अंदर वो लिक्विड स्टोर है जो कि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, जो इमिडिएटली आग पकड़ लेगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के? लाइक पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो सिलेंडर्स में गैस होती है। ठीक है, और क्या इसके एग्जाम्पल्स होते हैं? लाइक केरोसिन, डीजल। नाउ हाउ डू वी कंट्रोल फायर? फायर को कंट्रोल कैसे करना चाहिए? तो देखिए, इसको हम फटाफट से यहाँ पे देखते हैं। देखिए, फायर के लिए कौन सी 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं? किसी भी फायर को प्रोड्यूस करने के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं उनमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो हो गया फ्यूल। फ्यूल मीन्स ऐसा कोई सब्सटेंस जो जलता हो। एयर, एयर किस लिए? क्योंकि एयर में ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सप्लाई इम्पॉर्टेंट है आग के लिए। और हीट, हीट मतलब ऐसा कोई सोर्स भी चाहिए जिसकी वजह से जो फ्यूल है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर पहुंच जाए और आग लग जाए। तो अगर इनमें से एक से ज़्यादा चीज़ रिमूव करें तो फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि इस इमेज में जो आग लगी हुई है घर में, तो यहाँ पे फायरमैन क्या करते हैं? पानी का, बहुत हाई प्रेशर से पानी का छिड़काव करा जाता है। पानी जैसे ही डालते हैं तो फायर अपने आप क्या होती है? बुझने लगती है। क्यों? क्योंकि वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल। वो जो मटेरियल है जो जल रहा है, अभी तो फ़िलहाल पूरा घर ही जल रहा है, तो पूरा घर ही इस समय फ्यूल की तरह काम कर रहा है। कंबस्टिबल मटेरियल क्या है? पूरा घर होता है। अब ये घर जो जल रहा है इसका टेम्परेचर कम होने लगता है जैसे ही वाटर इसके ऊपर डाला जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब वाटर इस पर डालते हैं तो कुछ वाटर गर्म होके वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर उठने लगता है ना। वाटर वेपर क्या होता है? भाप। भाप पूरे के पूरे घर को जो है, जो फ्यूल है, जो कंबस्टिबल मटेरियल है, उसको ढकने लगता है, और इस वजह से सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या सप्लाई ऑफ एयर क्या हो जाता है? कट हो जाता है, तो भी आग अपने आप बुझने लगती है। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। तो वाटर तो सभी को पता है कि जो मोस्ट कॉमन, जब आग लगती है तो सबसे पहले पानी का ही ध्यान आता है कि पानी से आग को बुझा सकते हैं। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। लेकिन वाटर की कुछ लिमिटेशंस हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पे वाटर का छिड़काव आप नहीं कर सकते, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिकल शॉक्स और इलेक्ट्रिकल डैमेजेस होने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से वाटर का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं जगहों पे किया जा सकता है जहाँ पे लकड़ी, पेपर, इस तरीके की चीज़ें जल रही होती हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और इनफ्लेमेबल मटेरियल्स में अगर आग लग जाए तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हेवियर देन ऑक्सीजन, कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। तो ये फायर को कैसे ढक देता है? बिल्कुल एक ब्लैंकेट की तरह ढक देता है।
सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, और जैसे ही ये गैस पूरा का पूरा फ्यूल को कवर कर लेता है चारों तरफ से, तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, एयर का आना जाना नहीं पॉसिबल होता उस केस में, तो फायर अपने आप कंट्रोल होने लगती है। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज़ दैट इन मोस्ट केसेस इट डज़ नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी डैमेज नहीं करती है ये गैस। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, तो इसको स्टोर कैसे किया जाता है? इसको बहुत हाई प्रेशर में, जैसे कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस को स्टोर करा जाता है सिलेंडर्स में, हाई प्रेशर में कंप्रेस करके इसको स्टोर किया जाता है। व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द सिलेंडर, और जैसे ही ये सिलेंडर से बाहर रिलीज़ करी जाती है, CO2 एक्सपेंड्स, पूरी तरह से चारों तरफ फैलने लगती है, और फैलते ही ये ठंडी होने लगती है। तो जैसे ही ठंडी होती है तो ये क्या करती है? ये कंबस्टिबल मटेरियल का टेम्परेचर डाउन कर देती है। दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals. ड्राई पाउडर कौन कौन से केमिकल्स का? सोडियम बाइकार्बोनेट का, जो बेकिंग सोडा होता है, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों में से किसी एक का पाउडर भी अगर आप रिलीज़ करते हैं तो उससे भी CO2 गैस निकलती है। नियर फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2। जहाँ आग लगी हुई है वहाँ पे इन पाउडर्स का अगर यूज़ किया जाए तो भी CO2 गैस निकलती है। कंबशन को हमने डिटेल में समझ लिया कि कंबशन क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, किस तरीके से कंबशन होता है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, आग जब लगती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन की। कंबशन कितने तरीके के होते हैं? तो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं कंबशन। इस टॉपिक को हम जल्दी से ख़त्म करेंगे। एक होता है रैपिड कंबशन, दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, और तीसरा होता है एक्सप्लोजन। राइट। तो रैपिड कंबशन क्या होता है? ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। तो गैस स्टोव को जब हम जलाते हैं तो कैसे जलाते हैं? हम उसका नॉब टर्न करते हैं और हम लाइटर को उसमें लाइटर से उसको जलाते हैं। जैसे ही हम लाइटर से उसको इग्निशन देते हैं तो इमिडिएटली जो गैस स्टोव है, जो बर्नर है, वो आग पकड़ लेती है। तो ये जो रिएक्शन है, जो प्रोसेस है, बहुत जल्दी होता है। रैपिडली जो है गैस फायर कैच कर लेती है। इस वजह से इस तरीके का कंबशन को हम कहते हैं रैपिड कंबशन। द सेकेंड वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसमें क्या होता है, जो कंबस्टिबल मटेरियल है उसको फ्लेम की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई सोर्स नहीं चाहिए, सोर्स ऑफ हीट नहीं चाहिए। लाइक इन रैपिड कंबशन लाइटर की ज़रूरत थी, मैचस्टिक की ज़रूरत थी। जब तक लाइटर नहीं आप लगाओगे गैस स्टोव नहीं जलेगा। बट इस केस में क्या है कि लाइटर, मैचस्टिक, किसी भी सोर्स ऑफ हीट की ज़रूरत नहीं है। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये अपने आप एयर में ही, रूम टेम्परेचर पे ही ये बर्न करने लगते हैं। ऐसे रिएक्शंस, ऐसे कंबशंस को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है फॉस्फोरस, बिकॉज फॉस्फोरस कैन बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। ये सडनली बर्न करने लगते हैं, फ्लेम्स में जलने लगेंगे ये, और इस तरीके के कंबशन को कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। थर्ड जो टाइप होता है वो होता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जैसे कि जो पटाखों में, फायरवर्क्स में हम देखते हैं कि जब क्रैकर, किसी पटाखे को जलाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होता ही है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है, और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी निकलती है। जब पटाखा जलता है तो हीट, लाइट, साउंड और उसके साथ साथ हाई अमाउंट ऑफ गैस भी रिलीज़ होती है। तो इस तरीके के रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम एक्सप्लोजन कहते हैं। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम अभी यहाँ तक ही इसको रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बाकी के कंटेंट्स को देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। मैं मिलूँगी इस चैप्टर के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।